तो देखिए हमारा जो इसमें हम बस केवल 3 नियम को पढ़ेंगे और 3 नियमों पर ही हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट होगा वो आधारित होगा। इसमें हम पढ़ेंगे, पहला जो हमारा हेडिंग होगा ये होगा कि प्रतिबिंब बनने के नियम क्या क्या होते हैं। ठीक, तो पहला हमारा है कि प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक, प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक, प्रतिबिंब बनने के नियम। अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमारा प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब बनने के कितने नियम होता है, तो आप बस जस्ट कहिएगा कि जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनने के जो केवल मात्र 3 नियम होते हैं। ठीक, कितने नियम होते हैं? 3। ठीक, आपसे कोई पूछे कि प्रतिबिंब बनने के कितने नियम होता है, तो आप कहिएगा कि बस जो हमारा प्रतिबिंब बनने के नियम होते हैं बस जस्ट 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आइए हम लाइन बाई लाइन देखते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब बनने का नियम होता है यह कितने प्रकार का होता है। ठीक, अभी मेरा मतलब ना चिन्ह प्रपाठी में भूल गई आप लोग को पढ़ाना, तो इसे मैं प्रतिबिंब बनाने के बाद आपको चिन्ह प्रपाठी पढ़ा दे रही हूँ। उसके बाद आगे हम नियम पढ़ेंगे। ठीक, और प्रतिबिंब बनने कैसे बनता है और कहाँ कहाँ बनता है वो हम पढ़ेंगे। तो आज पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चिन्ह प्रपाठी पढ़ लेंगे। ठीक, देखिए हमारा जो इसका पहला नियम है, पहला नियम यह कहता है कि हमारा जो पहला नियम है, पहला नियम ये कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक, देखिए हमारा जो पहला नियम होता है इसका, ये पहला नियम ये कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक, किसी वस्तु से चलना प्रारंभ करती है। ठीक, जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलना प्रारंभ करती है तो वह किसी दर्पण या फिर किसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से गुजरती है। या हम यूँ कह लें कि जो मुख्य अक्ष होता है मतलब फोकस से गुजरती है। ठीक, हम यूँ कह लें कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है या फिर आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर जो जाती हुई है तो एकदम मतलब सिंपल, एकदम मतलब जो वास्तविक रूप से जाएगी तो वहाँ पर हमारा अवतल दर्पण होगा, और आती हुई प्रतीत होगी तो वहाँ पर हमारा उत्तल दर्पण होगा। तो हमारा जो पहला नियम यह कहता है कि देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा कोई दर्पण, ठीक, मान लीजिए कोई भी दर्पण, मैंने जस्ट मान लिया। ठीक, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा कोई दर्पण है, इसमें हमारा जो क्या है, यहाँ पर ये F है, यहाँ पर हमारा C है, और यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु है। ठीक, तो इसका हमारा जो पहला नियम कहता है यह कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, मान लीजिए कि हमारा यह क्या है, यह हमारा है मुख्य अक्ष। ठीक, यह हमारा क्या है, यह हमारा है मुख्य अक्ष, और इसका क्या है, ध्रुव है। ठीक, तो इसका हमारा जो पहला नियम यह कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, तो इसके समानांतर यही होगा। ठीक, देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण, क्या, प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अब यहाँ पर आई, इसे यहाँ पर आगे जाने की कोई भी मार्ग नहीं है, तो यह आगे न बढ़ करके अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। हम परावर्तन के नियम से जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल से टकराती है तो अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। इसी प्रकार यहीं पर भी है, मतलब यहाँ पर जो ये प्रकाश की किरण है यहाँ पर ये आगे न बढ़ करके अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी, और जब वापस लौटेगी तो यह फोकस से जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर पहला नियम हमारा यही कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से जाती हुई प्रतीत होती है या फिर आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर यह वास्तव में तो जा रही है, लेकिन यही अगर उत्तल दर्पण होता तो उत्तल दर्पण में इसका यहाँ पर कलय किया होता, और यहाँ पर हमारा फोकस होता, और इधर मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा वक्रता त्रिज्या होती, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर मतलब ऐसे ये यहीं से यहाँ से वापस हो जाती और यहाँ से आती हुई हमें प्रतीत होती। तो यह आप लोग जानिए, पहला हमारा यही नियम, यह पहला जो हमारा नियम यह कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात अपने ही मतलब दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। तो आपसे कोई पूछे कि जो पहला नियम है ये क्या कहता है, तो आप कहिएगा कि पहला नियम यह कहता है कि देखिए जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक, क्या, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण या फिर किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, इसमें आप 1% भी कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि मैंने लिखा है जब कोई प्रकाश की किरण, तो आप वही बोलिएगा। आप कहिएगा कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण है, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक, तो मैं बस यहाँ पे लिख रही हूँ जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, जब कोई प्रकाश मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक, जब कोई प्रकाश की किरण या मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें
चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई अवतल दर्पण में, किसमें? अवतल दर्पण में। फोकस से जाती हुई किसमें? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण जाती हुई या आती हुई प्रतीत होती है, या मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत होती है। आती हुई प्रतीत होती है। किसमें? उत्तल दर्पण में, ब्रैकेट में उत्तल दर्पण। ठीक, अगर मतलब ना आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर लेना है अर्थात मतलब टॉप करना है तो मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया है, तो आप मेरे पर डिपेंड मत रहिए। मैंने आपको यहाँ पर बस मार्क दिखाया है, आप इसे कॉपी में मतलब कॉपी में नोट कीजिए। कॉपी नोट तो करना आपको पड़ेगा ही। ठीक, कॉपी में नोट करने के बाद जो आपका बुक है, बुक को तो आप कभी भी मतलब आपसे अपने से अलग मत रखिए। इस समय आप जितना मेहनत कर लेंगे उतना ही आपको मतलब ये नवंबर दिसंबर आता है ना जुनून, उसमें आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ईजिली होगी। और मतलब मैं इतना गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप अभी से मेहनत कर रहे हैं तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, तो स्कूल मतलब बोर्ड वैसे तो आप ये भी बोर्ड टॉप कर सकते हैं, लेकिन मतलब अगर आप अपनी कॉपी को अपने साथ रखते हैं। ठीक, मेरा इंग्लिश में बस नंबर कम हुआ है, नहीं तो हमारा भी चालू हुआ था। ठीक, देखिए तो मतलब ना यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। इसके बाद आप इसे किताब से ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप किताब से पढ़ रहे हैं तो सोच लीजिए कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको बस मार्क दिखाया है कैसे क्या होता है। ठीक, देखिए आप इसे भी नोट करते रहिए, आपको मतलब समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक, और पढ़ाने का तरीका कैसा है कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, देखिए हमारा जो पहला नियम यही कहता है कि मुख्य अक्ष से समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई अवतल दर्पण में या आती हुई प्रतीत होती है। किसमें? उत्तल दर्पण में। हमारा जो पहला नियम है, पहला नियम बस यही कहता है। इसका जो हमारा होता है ना, इसमें हमारा जो इतना प्रतिबिंब बनने का नियम होता है उसमें हम सब में इसी को देखते हैं। यही जो होता है हमारे सब में लागू होता है। ठीक, और हमारा अब कहता है दूसरा नियम। ठीक, अब देखते हैं कि जो हमारा दूसरा नियम होता है ये क्या होता है। जो हमारा दूसरा नियम होता है ना, ये हमारे पहले नियम के विपरीत ही होता है। इसमें ना मुख्य फोकस से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं ये दर्पण के परावर्तन के पश्चात मतलब मुख्य के समानांतर हो जाती हैं। आप मान लीजिए कि ना यहाँ पर आप मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक, आप मान लीजिए कि कहीं आपके पास आगे दीवार है। ठीक, तो आप दौड़ते जाएंगे तो दीवार में धक्का लगेगा। मतलब मान लीजिए कि एकदम मतलब आप स्पीड में दौड़ रहे हैं। ठीक, तो आप जाकर दौड़कर दीवार में टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो अपने ही मार्ग में वहाँ से धक्का लगेगा। तो जैसे क्रिया प्रतिक्रिया होता है ना, वैसे यहाँ पर भी नियम लागू होता है। इसमें एक बार हम देखते हैं कि मुख्य अक्ष से समानांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है यह परावर्तन के पश्चात फोकस जाती है। और इसमें हम दूसरे नियम में यह देखते हैं कि जो फोकस से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। तो बस जस्ट इसका हमारा जो दूसरा नियम है इसी फिगर से आप समझ सकते हैं। तो इसमें मुझे फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आशा करती हूँ अगर मतलब आपको एक नियम याद है तो आपको दूसरा नियम भी बहुत इजीली याद होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा पहले नियम की जो विपरीत है वह हमारा दूसरा नियम है। तो हमारा दूसरा नियम ये कहता है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, क्या? मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण। ठीक, यहाँ पर मुख्य अक्ष से गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक, क्या होती है? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक,
तो हमारा दूसरा नियम हो गया और ख़त्म हो गया। पहला नियम में पहला जो नियम का जो अपोजिट है दूसरा नियम है। आपको इसमें से बस एक नियम याद करना है। अगर आपने एक ही नियम याद कर लिया तो आप उसे दूसरा बनाकर कर देंगे तो आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट होगा सही होगा। ठीक, इसमें हमने पहला देख के जो पहला नियम हमारा यह कह रहा था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती तो है और जब वो मतलब दर्पण से टकराती है तो वह फोकस से गुजरती है। अब इसका फोकस कोई भी हो सकता है, यह नहीं कि मतलब एकदम मतलब वही पॉइंट है। ये जो प्रकाश की किरण टकरा रही है तो यहाँ पर भी आ सकती है, तो इसका फोकस ये भी हो सकता है। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बस कहिएगा कि मतलब फोकस जाते। ठीक, और जो इसका दूसरा नियम होता है यह कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष मतलब जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अब जो हमारा तीसरा नियम सबसे मस्त नियम है, एकदम मतलब इजी नियम है। इसमें हमें कोई दिमाग उमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, एकदम मतलब कुछ ज़्यादा ईजी है। ठीक, बता दूँ? ठीक है, देखिए देखिए हमारा पहले देखिए मतलब फिगर देखिए। ठीक, यहाँ पर मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक फिगर बना लिया। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा एक दर्पण है। इसमें आप जानते हैं कि हमें मुख्य रूप से तीन बिंदु को ही देखना होता है। इसमें हमारा जो पहला होता है ये होता है हमारा पी अर्थात दर्पण का ध्रुव। जो हमारा दूसरा होता है यह होता है यफ अर्थात दर्पण का फोकस। और जो हमारा तीसरा होता है यह होता है हमारा वक्रता केंद्र, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु है या फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसमें हमारा जो तीसरा नियम कहता है ना कि मुख्य अक्ष के मतलब जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण की वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक, यह जो हमारा तीसरा नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो ये अपने बिना मार्ग से विचलित हुए अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। मान लीजिए कि यहाँ से आई। ठीक, ऐसे कि मान लीजिए कि यहाँ से आ रही है तो यह यहाँ से ऐसे या फिर ऐसे न जा करके यह अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक, देखिए सबसे इजी हमारा जो मतलब सबसे मतलब एकदम मस्त खतरनाक यही तीसरा नियम हमें कुछ याद नहीं करना होता। इसमें बस इतना जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण मतलब जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वो अपने मार्ग में बिना विचलित हुए अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक, मतलब परावर्तन के पश्चात वो बिना विचलित हुए अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। तो हमारा जो तीसरा नियम यह कहता है। ठीक, देखिए यहाँ पर हमारा जो तीसरा नियम यह कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो दर्पण से यहाँ पर तो ठीक गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाते। ठीक, तो मतलब दर्पण से परावर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए। ठीक, बिना विचलित हुए अपने ही मार्ग में वापस लौट जाते हैं। अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक,
इसमें बस हमें यही देखना था कि जब कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए वक्रता केंद्र से आ रही है तो दर्पण से परावर्तन तो उसका होगा ही, और जब उसका दर्पण से परावर्तन होगा तो वह इधर उधर ना जा करके मतलब बिना विचलित हुए वो अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो हमने यहाँ पर हमारा पहला दूसरा और तीसरा नियम बहुत ही जल्दी से देख लिया, और आशा करती हूँ कि आपको याद भी हो गया होगा अभी तक। तो मतलब आप लोग को याद भी हो गया होगा तीन तीन नियम क्या है। इसमें हमने जो हमारा पहला नियम था, पहला नियम हमने यह देखा कि जब कोई प्रकाश की किरण, क्या, जब कोई प्रकाश की किरण, आप लोग बोलने का प्रयास कीजिए मेरे साथ, आपको भी बहुत इजीली याद है, ठीक। आप मतलब आप कहिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के मतलब जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। पहला नियम खत्म। और दूसरा नियम यह कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती है, क्या, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो हमारा पहला नियम जो और दूसरा नियम है दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। पहले नियम के विपरीत जो है हमारा दूसरा नियम है। और मैंने तीसरा बस इतना बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण, क्या, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वह परावर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। हमने प्रतिबिंब बनने के नियम को देख लिया, ठीक। अब हम बात करते हैं चिन्ह परिपाटी। इसे मैं हटा दूँ, हाँ जगह बचेगा नहीं ज़्यादा, ठीक है, हटा देती हूँ। देखिए वैसे ही आप लोग नोट करते रहिएगा, अगर मतलब ज़्यादा जल्दी हो जा रहा है तो वीडियो स्किप कर लीजिएगा, आपको आसानी से जाएगा। अब बात करते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में हम देखते हैं कि मान लीजिए कि मतलब यह हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक। यह हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष है। तो आप यहाँ पर आप मतलब जितने भी प्रतिबिंब देखेंगे वहाँ आपको हमेशा द्वि स्थिति में देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कोई लंब है, ठीक, मतलब मान लीजिए कि यह सेंटर है इसका, ठीक। इसमें ना हम वैसे ही पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, जो कार्यतल होता है ना, कार्यतल, अगर कार्यतल हमें याद है तो इसमें भी बहुत ईजी होता है हमें पढ़ने में, इसमें कुछ मुश्किल नहीं होता, ठीक। तो मान लीजिए कि हमारा यह मुख्य अक्ष है। अब कोई प्रतिबिंब आप मतलब आप जो पूरे प्रतिबिंब की स्थिति को अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा या तो हमारा प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, ठीक, ऊपर, या तो हमारा प्रतिबिंब ऊपर बन सकता है, या फिर जो हमारा प्रतिबिंब है यह हमारे नीचे बन सकता है, ठीक। या तो ऊपर बन सकता है या फिर नीचे बन सकता है। नीचे बनेगा तो यह मतलब लेंस में बनेगा, और ऊपर बनेगा तो यह हमेशा ये दर्पण है, यह दर्पण की स्थिति है और यह हमारे लेंस की स्थिति है, ठीक। दर्पण में आप देखेंगे कि जो हमारे जितने प्रतिबिंब बनते हैं वह ऊपर ही बनते हैं। हाँ मान लीजिए कि यहाँ पर वस्तु है, मतलब नीचे ही बनता है, ठीक। तो बेसिकली अगर हम लेंस से बात करें तो हमारे लेंस में जो सभी प्रतिबिंब होते हैं वे नीचे, लेंस में जो 6 स्थितियाँ होती है ना, यहाँ पर 6 स्थिति देखेंगे तो आप नीचे ही बनती है। और दर्पण में भी इधर नीचे भी मतलब दर्पण में भी जो 6 स्थिति होती है वह नीचे ही बनती है। और बात करते हैं आभासी की, तो आभासी में हमारी यहाँ पर पीछे बनती है। तो यहाँ पर मतलब यह आभासी प्रतिबिंब के लिए और आभासी लेंस और दर्पण के लिए होता है। और मतलब आप देखेंगे कि जो हमारे प्रतिबिंब बनेंगे केवल दो ही, जो हमारे प्रतिबिंब बनेंगे केवल प्रतिबिंब बनने की 2 ही स्थिति को हम प्राप्त करेंगे। हमारे पहले स्थिति में या तो हमारा जो मतलब जो प्रतिबिंब है या ऊपर बन सकता है या तो नीचे बन सकता है। और कभी कभी जब आभासी बनने की बात आती है तो हमारा जो प्रतिबिंब है इधर बन सकता है, तो आभासी के लिए इधर होता है, और मतलब आभासी हो सकता है, ठीक। तो आभासी इधर भी बन सकता है दर्पण में, और आभासी दर्पण में हो सकता है, ठीक। देखिए यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारे नीचे की जितनी दूरियाँ होती है, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर जितनी ये सब दूरियाँ हैं, ठीक, नीचे की जितनी सब हमें दूरियाँ देखने को मिलती हैं ये सभी हमारी ऋणात्मक होती हैं, ठीक। चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के नीचे, कहाँ पर, चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के नीचे जितनी भी दूरियाँ आती हैं सब ऋणात्मक ली जाती हैं। इसके अलावे मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित सभी जो दूरियाँ होती हैं यहाँ में धनात्मक ली जाती हैं। यहाँ पर आपसे कहेगा ना, मान लीजिए कोई वस्तु सीधी है, ठीक, यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे ना वो क्या करते हैं, आवर्धन, जब आप आवर्धन पढ़ेंगे तो आप जब वस्तु की लंबाई ज्ञात करेंगे तो वस्तु हमेशा ऊपर ही रहेगी, तो वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस रहेगी। और कहेगा कि जो प्रतिबिंब है उल्टा है तो प्रतिबिंब उल्टा के लिए हमारी माइनस रहेगी, ठीक।
तो मुख्य अक्ष के ऊपर से जितनी दूरियां ली जाती हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी दूरियां होती हैं प्लस होती हैं, मुख्य अक्ष के नीचे जितनी दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। और चौथी स्थिति, तीसरी स्थिति यह होती है कि जो हमारा ये है, ठीक, कैसे मैं बोलूँ, ठीक, मान लीजिए कि दर्पण है ना, दर्पण के बाईं ओर की जो जितनी दूरियां ली जाती हैं माइनस ली जाती हैं, और जितनी दूरियां दाहिने ओर की होती हैं सब प्लस होती हैं। इधर की इसमें जितनी दूरियां होती हैं ये प्लस होती हैं, और इधर की सभी जो दूरियां होती हैं ये माइनस होती हैं, ठीक। ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ पर कहिएगा कि जो हमारा ये होता है ना मुख्य अक्ष, पहला इसका जो पहला स्थिति यह कहती है कि मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां, नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। यहाँ पर ऋणात्मक कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ऋणात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष की जितनी दूरियां होती हैं, मुख्य अक्ष से नीचे जितनी दूरियां होती हैं सभी ऋणात्मक होती हैं। जो हमारा दूसरा पॉइंट ये कहता है कि मुख्य अक्ष से ऊपर, यहाँ पर मुख्य अक्ष से ऊपर, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? धनात्मक होती हैं। हमारा जो तीसरा स्थिति यह कहता है कि दर्पण से बाईं ओर की दूरी, ठीक, दर्पण से बाईं ओर की दूरी जो होती है हमेशा ऋणात्मक ले जाती है, ठीक। क्या? दर्पण से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। और इसके विपरीत आप कहिएगा कि दर्पण से दाईं ओर की दूरी, क्या, दाईं ओर की दूरी धनात्मक ली जाती है, धनात्मक ली जाती है, ठीक। तो यहाँ पर चार कंडीशन यहाँ पर बनता है चिन्ह परिपाटी में। चिन्ह परिपाटी में चार कंडीशन, पहला मतलब चार कंडीशन बनता है। चार कंडीशन में दो कंडीशन यह होता है कि जो हम इसमें जो हमारा पहले दो कंडीशन में हमारा जो बेस होता है, बेस हम मुख्य अक्ष को मानते हैं, मुख्य अक्ष को मानते हैं। मुख्य अक्ष मान लीजिए कि यह मुख्य अक्ष है, ठीक, मान लीजिए कि यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष से अगर बात करें नीचे की दूरी तो हम ऋणात्मक लेते हैं, वही बात करें ऊपर की दूरी तो हम धनात्मक लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा दो कंडीशन हो गया। अब बात करते हैं तीसरे चौथे कंडीशन की। तीसरे चौथे कंडीशन में हम मुख्य अक्ष को ऐसे ना मान करके, मतलब याद करने के लिए मुख्य अक्ष को हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक। इसमें जो हमारे दाईं ओर की दूरियां होती हैं ये प्लस होती हैं, और जो हमारे बाईं ओर की दूरियां होती हैं या मतलब माइनस होती है। कैसे? तो मान लीजिए कि आपने ना, मतलब आपने संख्या पढ़ा होगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है +5, तो हमारा जो कभी भी ये चिन्ह होता है ये माइनस, मतलब ये हमारी बाईं ओर होती है। जैसे कि -5 है तो यहाँ पर जो हमारा माइनस है, माइनस हमारी बाईं ओर है। तो आप कभी भी प्लस माइनस जोड़ घटाना नहीं जानिएगा, तो हमारे जितने चिन्ह होते हैं या किसी भी संख्या के बाईं तरफ पाए जाते हैं, और उनका जो चिन्ह होता है जो बाईं तरफ पाया जाता है वही होता है, ठीक। तो आप दायां बाएं में कन्फ्यूज मत होइएगा, और कन्फ्यूज होइएगा तो मैंने बता दिया कि जितनी भी संख्याएं होती हैं उनके सामने जितने भी चिन्ह होते हैं उनके बाईं ओर ही स्थित होते हैं, और जो बाईं ओर स्थित होते हैं वही उनके चिन्ह होते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मैं आपको दे दूँ +3 और -4, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा 3 है, 3 का जो चिन्ह माइनस, मतलब माइनस ना होकर के प्लस होगा, क्योंकि ये इसके बाईं तरफ स्थित है। और यहाँ पर जो 4 होगा, 4 का मतलब जो चिन्ह होगा यह माइनस होगा, ठीक, क्योंकि यह इसके बाईं तरफ स्थित है। पहले मैं कन्फ्यूज हो जाया करती थी लेकिन अब नहीं होती, ठीक। तो वीडियो आज कुछ लंबा ही हो गया, तो आज लग रहा है प्रतिबिंब स्थिति नहीं हो पाएगी, तो उसको हम बाद में देखेंगे। कल दूसरे चैप्टर को स्टार्ट कर, कल मैं ना 11 को पढ़ाऊँगी, देखिएगा अपने क्लासमेट्स को। दिस इज पावर में। तो आज के लिए बस इतना है, बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।